2 सेकंड हो गए, मेरा ख्याल है रजिस्टर्ड हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो कुछ सेकंड की खामोशी थी, ये हमारी तरफ से खामोश एहतजाज था जो हमने रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की है। पता नहीं रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये उस आवाम की तरफ से एहतजाज था जो तिलमिला उठी है, जो इंतहाई परेशान है, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो सस्ती हो रही हैं, उनकी कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में मेरिट के साथ तीसरी बार इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। और ये जो पेट्रोल बम है ये गिराया गया कल हुकूमत की जानिब से। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और उसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 266 रुपए 79 पैसे से बढ़कर 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो चुकी है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो फी लीटर 11 रुपए 37 पैसे इजाफे कर दिया गया और नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की गई। और इसी तरह डीरेगुलेटेड मार्केट में जो मिट्टी का तेल है वो 3 रुपए 10 पैसे सस्ता हुआ है और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 1 रुपए 85 पैसे कम हुई है। आवाम इस वक्त गुस्से में है, तकलीफ में है, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से सिर्फ ये फ्यूल प्राइसेस हाई नहीं होती, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, जो चीज़ें होती हैं दुकानों पर, जो कमोडिटी चीज़ हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। और आवाम इस वक्त अली कितने गुस्से में है। मुबारकबाद देनी चाहिए इस हुकूमत को कि तीसरी बार ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है जब आलमी मंडियों में कम हो रही है, और इसके साथ साथ महंगाई की नई लहर के लिए तैयार हो जाए जनाब। जिस तरह इन्होंने कहा कि तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इसके बाद तकरीबन 15 दिन तक उसका असर तो जाएगा, लेकिन कई बार जब हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं, आवाम से पूछते हैं, तो आवाम खुद जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि 15 दिन के बाद जब रिवाइव होती है तो ये 5-5, 10-10 रुपए बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कम की जाती है तो 2-2 महीने के बाद 2-2 रुपए कम की जाती है, जिसका कोई असर नहीं आता उस महंगाई पर, और महंगाई बढ़ती चली जाती है। आवाम ने कुछ कहा है, हमसे बात करते हुए आपको सुनवाते हैं। भाई महंगाई होता है, सस्ता होता कब है? सस्ता होता है 1 रुपया सस्ता होता है, 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए बढ़ता है। हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, हम गरीब आदमी, हम हर बंदे को जो लीडर हमारे सर पे आता है हम हर बंदे को बर्दाश्त करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि बाद में हमें परेशान करें। सारे गरीब लोग यही बोल रहे हैं, हुकूमत से गुजारिश है सस्ता करें दाम। आटा महंगा, सब कुछ, सारा चीज़ तो महंगा है। महंगाई इतनी है, क्या कहेंगे हम लोग गरीब बंदे। मुश्किल हो रही है आवाम के लिए, महंगाई वैसे इतनी, ऊपर से पेट्रोल भी महंगा है, जो खाने को मिल रहा है वो भी नहीं दोबारा मिलेगा। तो आवाम ने मुतालबा किया है कि ये जो इजाफा है इसे वापस लिया जाए। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, ख़ासतौर पर चीनी की कीमतों की अगर बात करें तो पिछले कुछ अरसे में वो किस तरह से बढ़ रही हैं वो भी हम सबके सामने है। और अब जब फ्यूल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है तो किस तरीके से आवाम का रिएक्शन है, ये तो कुछ ही लोगों की बात है जो आप तक पहुँचाई गई है। बाकी हम सब इसका असर अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं। जब फ्यूल महंगा होता है तो फिर उसके बाद हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। पूरी कोशिश होती है कि जब भी आगाज करें अपने शो का किसी अच्छी खबर से करें और आपको खुशगवार तासुर दें ताकि आपके दिन का आगाज अच्छा हो, लेकिन कई दिन ऐसे होते हैं कि फिर रहा नहीं जाता। लेकिन ये ज़रूरी चीज़ थी, सब इसके असर में आएंगे तो इसको शेयर करना भी बड़ा ज़रूरी था। अब देखते हैं जी, कुछ ख्याल आता है हुकूमत को आवाम का या नहीं आता। सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए सस्ता करने से कुछ नहीं होता। और अब जब आप इस रफ्तार से महंगा कर रहे हैं फ्यूल, तो आप सोचिए कि हुकूमत ये दावा ज़रूर कर रही है कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं आई है, आवाम को रिलीफ नहीं मिला है। और इसके साथ साथ एक और मुसीबत, मानसून का जब मौसम शुरू होता है तो वो पूरे मुल्क के लिए वबाले जान बन जाता है। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार तूफानी किस्म की बारिश हुई, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। और तर्जुमान PTMA के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 4 घंटे तूफानी बारिश का ये सिलसिला था जो वो जारी रहा। और लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश समनाबाद में 147 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, इसके साथ साथ 171, सबसे ज्यादा नहीं 171 रिकॉर्ड की गई है पानी वाले तालाब पर, और उसके अलावा जो अल्लामा इकबाल टाउन है वहां पर। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें जो मुतासिर हुई हैं, और एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया है ठोकर न्याज बेग पर, जहां छत गिर गई, 2 खवातीन, 2 बच्चियां और एक मर्द उसमें जाँ भाग हो गए हैं। ऐसे वाकयात पेश आते हैं उस सूरत में कि अगर आप अपने घरों की तामीर नौ उससे पहले ना करवा लें। अगर खस्ता हाल है तो प्लीज 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 अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें इस तरह की बारिशों से पहले, खास कर क्योंकि ये हर साल आनी होती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, अगर हुकूमत इस वाले से कुछ नहीं कर रही है, महकमे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो कम से कम आप खुद ख्याल रखें, अपनी मदद आप कारकर्दगी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं, मुल्क भर की सड़कों का, गलियों का यही मंजर है। इस पर आगे चलकर जरा तफसील से भी बात करेंगे। अब सियासी मौसम पर नजर डालते हैं बड़ी खबर में।
आपको पता है 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ में अब इख्तिलाफात मजीद बढ़ने लगे हैं और पीटीआई क़यादत आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गौहर खान ने गुफ्तगू की और कहा कि बानी की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। आलिया हमजा और शेख वकास अकरम के हवाले से भी उन्होंने बात की। दोनों से बात हुई है, शेख से भी बात हुई है, मेरी आलिया हमजा से भी बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो भी मामलात है वो हम अंदर मौलाना फजलुर रहमान के बाहर आ जाए तो इंशाल्लाह ताला मजीद कोई गुफ्तगू बाहर नहीं आएगी और खान साहब की स्ट्रगल के लिए सारे लोग अपना फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहब के मशवरे से होते हैं। एज अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। उधर बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ और 2 बहनों समेत 4 अफराद की मुलाकात हुई और बानी पीटीआई ने लाहौर इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी है। अलीमा खान ने बताया कि बानी ने 300 पार्लियामेंटेरियंस का इकट्ठे लाहौर जमा होने पर खुशी का इजहार किया और ये कहा है कि लाहौर इजलास को इशू बनाकर पार्टी में जानबूझकर इख्तिलाफात पैदा किए जा रहे हैं। बानी ने कहा कि पार्टी में इख्तिलाफ पैदा करने वालों को खुद देख लूंगा, हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। बानी ने जाती इख्तिलाफात खत्म करने, फोकस तहरीक पर रखने की हिदायत की है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पर रखना है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तिलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। जो इख्तिलाफात फैलाएगा उसका फैसला बानी खुद करेंगे। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर का यह कहना था कि बानी का फैसला कुछ और था। 90 दिन की एहतजाजी तहरीक कॉल से पार्टी में कंफ्यूजन बढ़ी है। उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, बात करनी थी। तो नहीं फाइनल समझ सकते जब तक इमरान खान साहब उस पर यस और नो करें। कंफ्यूजन और इख्तिलाफात दोनों ही बढ़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान देने पर कहा कि माफी मांगे वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस बाइस की ट्वीट की जाए, मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। यही सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आपका भी अनीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले ये जो 5 अगस्त की कॉल तहरीक की दी गई है और उसके बाद फिर वो एक मामला वो 90 दिन वाला हो गया, पंजाब की क़यादत हम देख रहे हैं आपस में उलझी पड़ी है। ऐसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम कैसे देगी? हिना, मुझे बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात जो है वो याद आ गई है। बानी पीटीआई ने मुझे कहा था कि पीटीआई को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो खुद दुश्मनी के लिए जो है ना महारत रखते हैं, इंतशार पैदा कर सकते हैं, बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। और पीटीआई का ये 2011 के बाद से अगर आप देखें तो उनके पार्टी के अंदर ये हमेशा से एक बुरहानी कैफियत रही है। लेकिन क्योंकि बानी पीटीआई खुद लीड कर रहे थे तो बहुत से मामला छुप जाते थे। अब वो क्योंकि पीछे है, जेल में है, तो अब जिस तरह की पीटीआई के अंदर खिचड़ी पक चुकी है, वो लगता नहीं है कि पीटीआई वो सलाहियत दिखा सकेगी जो 5 अगस्त की तहरीक के लिए दरकार है। क्योंकि भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, चाहे वो सलमान अकरम राजा की शक्ल में हो, चाहे वो आलिया हमजा की शक्ल में हो, चाहे वो असद कैसर की शक्ल में हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर की शक्ल में हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल में हो या अलीमा खान की शक्ल में हो, सब लगता है कि एक मुख्तलिफ क्रॉस के साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक डेफिसिट है पार्टी के अंदर। और ये बिल्कुल बात आपने ठीक की कि जो कहा गया था कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम देना, यानी बात अक्टूबर तक लेके जाना, इसके पीछे क्या हिकमत है वो पार्टी के लोगों को नहीं पता। और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने सियासी चढ़ाई की और पंजाब की पूरी क़यादत को उसमें से रूल आउट किया, नज़रअंदाज किया, वो जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, एक दूसरे का वजूद कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अलीमा खान के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है,
ना वो पार्टी की रुकन है, लेकिन वो मुसलसल पार्टी अमूर में मुदाखलत करती हैं, बात करती हैं, पार्टी इशूज़ पर बात करती हैं। और अब सुना है कि बैरिस्टर गौर समेत बहुत से लोगों ने अलीमा खान की मुदाखलत के ऊपर इतराज़ात किए। तो अब ये जाहिर करता है कि जो 5 अगस्त के लिए पार्टी को यकजा होना चाहिए था वो तो नहीं होती। और ये जो कहा गया था कि फैसला कुन तहरीक 5 अगस्त को शुरू होगी, अगर अली अमीन गंडापुर की बात देखी जाए तो लगता ही है कि अक्टूबर के बाद शुरू होगी, क्योंकि अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया हुआ 90 दिन का। इसलिए एक पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है, और पार्टी के अंदर इसलिए भी कन्फ्यूजन है कि पार्टी में 2 धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा जो है प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और जो चाहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की जाए, बातचीत करके मामला हल किए जाए, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर चीज़ें तय की जाए और कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना दिखाई जाए जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। जबकि दूसरा धड़ा जो है वो ये कहता है कि नहीं, हमने तो रेजिस्टेंस करनी है। कल भी आपने देखा कि बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, फौज के सरबराह के बारे में बहुत सी बातें की हैं। तो वो जाहिर करता है कि वो एक मुज़ाहमत के मूड में है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात का, मफाहमत का दौर गुजर गया है। तो अब ये जो टकराव है पार्टी के अंदर, वो इस वक्त एक बेचैनी पैदा कर रहा है। कारकुन भी उससे बददिल हैं, कारकुनों को भी समझ नहीं आ रही किस लीडर की बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। बानी पीटीआई एक दफ़ा कुछ कहेंगे, बानी पीटीआई दूसरी दफ़ा कुछ कहेंगे, तीसरी दफ़ा कुछ कहेंगे। तो कन्फ्यूजन को तो खुद ही आप इनवाइट कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई इस वक्त जो 5 अगस्त के हवाले से यकसू नज़र आती है तहरीक चलाने के हवाले से, लेकिन उसको बड़ा क्राइसिस जो है वो इंटरनली पार्टी के दाखिली मामलात का है। और अगर वो उससे बाहर नहीं निकलती तो ये तहरीक अपना रंग नहीं दिखा सकी। ये समा भी इसके हवाले से जो आपने 2 धड़े कहे, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी जो है वो प्रो पीटीआई आपको नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक धड़ा तो खुद तश्कील दिया गया था जिसमें वकला की तादाद को बढ़ाया गया था, चेयरमैनशिप उनको दी गई, सलमान अकरम राजा जैसे जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। तो ये 2 धड़े भी मौजूद है जिनकी चपकलिश अभी आपको नज़र आ रही है। एक सियासी है, एक वकला है और तीसरा फैमिली का। तो ये इसकी वजह से भी जो ये ट्राइका बना हुआ है, इसकी वजह से भी जो तवक्कुआत थी ना वकला से, वो तो पूरी नहीं हो सकी। वकला ने तो पार्टी के अंदर धड़े बंदियां, आमिद खान ग्रुप और दूसरा ग्रुप और गौर अब लतीफ़ खोसा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, इसने तो कुछ नहीं किया। और ना ये बानी पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ दिला सका, ना ये पार्लियामेंट में कोई बड़ा रोल प्ले कर सका, ना ये पार्लियामेंट से बाहर कोई रोल प्ले कर सका। और ये जो सलमान अकरम राजा का कल मैं लबो लहजा देख रहा था, एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते इतना सख्त लबो लहजा एक ऐसी खातून के बारे में जिसने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा है। और अगर आपको इख्तलाफात भी हैं तो आप किसी और तरीके से डील कर ले, लेकिन जो लबो लहजा सलमान अकरम राजा का, लगता ही है कि पॉलिटिक्स अभी उन्होंने सीखी नहीं है। पॉलिटिक्स में जो ठहराव दरकार होता है, जो एक इत्तेदाल पसंदी चाहिए, जो एक मिजाज के अंदर इंकिसारी चाहिए, वो तो नहीं है। आप तो खुद बिला वजह इनवाइट कर रहे हैं उस पूरे। तो क्या लगता है सलमान अभी साहब, रीजन क्या थी इस सख्त लबो लहजे के पीछे, वजह क्या बनी? इसकी वजह ये है कि देखिए सलमान अकरम राजा कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते। अभी यंग, लेकिन वो यूजुअली इस टोन में बात भी नहीं करते। देखिए ना, उनको गुस्सा है कि जी आलिया हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये बातें की हैं, लाहौर के जो इजलास है उसके बारे में मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ सारी बातें उनकी ठीक होंगी, लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया है उससे तो पार्टी में और ज्यादा तकसीम होगी ना, इंतशार पैदा होगा। अगरचे बानी पीटीआई ने कल कहा है और सबको कहा है कि खामोश हो जाए, लेकिन कितने लोग खामोश होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो ये एक जाहिर है कि जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है पीटीआई, उसको सख्त मुश्किलात का सामना है अपने अंदर से। और हुकूमत के लिए इस वक्त एक आसानी है कि पीटीआई एक बड़ी तहरीक इसलिए भी पैदा नहीं कर सकेगी कि उसके अंदर जो तकसीम है, जो टकराव है, वो हुकूमत के हक में जाता है, हुकूमत को सूट करता है। बल्कि हुकूमत तो ऐसी चीज़ों को प्रोवोक करेगी जिससे पार्टी के अंदर वो तकसीम और ज़्यादा नुमाया हो, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स इसी पे है कि पीटीआई एक मुनज़्ज़म होकर तहरीक ना चला सके। अब दूसरी बात यह है कि देखिए पीटीआई तहरीक उस वक्त चलाए जब एक डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने नजर आए, वो भी उसका भी फुकदान नजर आ रहा है कि ये एजेंडा क्या है, किस बुनियाद पे इकट्ठे हो रहे हैं। पंजाब से निकलती है, पंजाब की पहले वैसे लीडरशिप भी गायब थी और अब आलिया हमजा कुछ एक्टिव भी दिखाई दी और वो कुछ अवाम में भी वो फेस बन गई थी। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से कल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया है और आलिया हमजा साहिबा को टारगेट किया गया है, इसके बाद आपको लगता है कि पंजाब से भी अवाम निकलेगी इस तहरीक के लिए? एक बड़ी तहरीक पाकिस्तान में अगर आपने सियासी पैदा करनी है, उसके बुनियाद तो पंजाब है। अगर पंजाब से कोई बड़ी तहरीक जनरेट ना होना तो आप पूरे मुल्क में तहरीक नहीं चला सकते। पंजाब की जो असल क़यादत थी पीटीआई की, जिसमें एजाज चौधरी थे, महमूद रशीद थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वो तो जेलों के अंदर है। अब आलिया हमजा में भी अभी वो सलाहियत नहीं है कि वो पूरे पंजाब को उस तरह से लीड कर सके, उनके पास भी वो एक्सपीरियंस नहीं है।
लेकिन उसके बावजूद पार्टी की जो दाखिली तकसीम है वो इतनी गहरी होती जा रही है कि पंजाब में भी आपको ग्रुप बंदी नजर आ रही है, और आप देखिए पार्टी पंजाब में कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रही। तो इसलिए एक तहरीक चलाना, पंजाब से लीड करना और सिर्फ ये अज्यूम कर लेना कि कारकुन खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे, देखिए कारकुन तो पहले भी बाहर निकले थे। आपने कारकुनों के साथ क्या किया? लीडरशिप भाग गई, अकेला छोड़ के ठीक है ना, अली अमीन गंडापुर चले गए, बाकी लोग चले गए। तो इसलिए कारकुन भी बददिल है कि किसके कहने पे निकले, अब क्यों निकले, क्या वजह। और फिर एक ऐसी सूरत में जब पंजाब पुलिस जो है उनके खिलाफ मुकदमे बनाएगी, उनको जेलों में डालेगी, उनको कैद करेगी, उन पर वायलेंस करेगी, और जिस किस्म के तशद्दुद के वाकयात पहले हुए वो होंगे, तो इसलिए वर्कर भी जो है ना काफी बददिल है इस वक्त पीटीआई की क्यादत से। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ इस वक्त पीटीआई के लिए हालात इतने अच्छे नहीं है तहरीक के। हालांकि माहौल बना हुआ था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का तूफान आ रहा है, और आपके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, 14 लाख के करीब नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए चंद सालों में। हालात तो है, लेकिन इस हालात को कैश कराने के लिए जो पीटीआई को इंटरनली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना था, मुनज़्ज़म होना था, वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पीटीआई के लिए भी बुरहान बढ़ रहा है, बानी पीटीआई के लिए भी क्राइसिस बढ़ रहा है, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि पीटीआई एक बड़ी तहरीक चलाने की जो बात कर रही है उसमें मुझे उसके अभी इम्कानात नजर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि पहले भी एहतजाज की कॉल्स दी गई हैं, तब भी अवाम सलमान साहब नहीं निकली हैं, और खासकर अगर पंजाब की बात ही करें, क्या वजह आपको लगती है कि सिर्फ ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है या कुछ और भी है कि एक पॉइंट ऑफ सेंटर उनको नजर नहीं आता? देखिए उसकी कई वजूहात है। एक तो ये कि जब तहरीक सियासी हो ना तो लोग सियासत करते हैं। अब यहाँ तहरीक को इस्टेब्लिशमेंट का भी सामना है, और लोगों को पता है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। आपको पता है लोग कहां से जाके गिरफ्तार होते हैं, कैसे अगवा होते हैं, घर वाले कहा ना कि 26 नवंबर जी उनके देखे ना अभी उनके, अब उसमें एक और नया मंतक आ गया कि उनके बेटे आएंगे कासिम और सुलेमान। अब कासिम और सुलेमान अगर आते हैं और वो एक वफद लेके आते हैं एक बड़े डेलीगेशन के साथ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पार्लियामेंटेरियन, मीडिया, तो शायद एक माहौल बनाने में वो कामयाब हो जाए, लेकिन वो भी वक्ती होगा ना। तो वर्कर्स ये देख रहा है कि अगर पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है तो ये कौन तहरीक चलाने देगा, और अगर हम तहरीक चलाने के लिए बाहर निकलेंगे तो हम जेलों में होंगे, और फिर जेलों में जाकर हमारे पीछे हमारी कौन सरपरस्ती करेगा, कौन हमारी कानूनी कार्रवाइयों को देखेगा। तो बहुत से लोगों के बहुत से रिजर्वेशंस हैं इस वक्त पार्टी मामलात के अंदर, क्योंकि पार्टी उस तरह से चल नहीं रही जिस तरह से उसको चलना चाहिए था। सही है। अच्छा सलमान साहब, जिस तरह अभी आपने कासिम सुलेमान का जिक्र किया है, खान साहब की एक अहलिया जो है वो 2 बेटों को यहाँ भेजने में थोड़ी पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई दे रही हैं, और जो दूसरी साबका अहलिया है रेहाम खान साहिबा, उन्होंने कल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, कमेंट करेंगे? पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाना तो एक शुगल के तौर पे आए। अच्छा। और रेहाम खान की पार्टी को भी बस एक शुगल के तौर पे देखा जाए, क्योंकि ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ना कोई सलाहियत है। पाकिस्तान में सियासी जमात बनाना, अगर किसी ने आपको इशारा किया है, किसी ने आपको थपकी दी है, किसी ने आपको ड्राइंग रूम से कहा है कि आप पार्टी बनाएं, उसने इमरान खान का क्या बिगाड़ लेना है? पहले उसने क्या बिगाड़ लिया? और ये जो बड़े बड़े बुत हैं पाकिस्तानी सियासत के, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब, उन्होंने क्या गिरा लिया? सलमान अभी साहब, बाकी पार्टीज भी तो शुगलिया पार्टी है। शुगल पार्टी देखिए ना, शुगल पार्टी बनाने में तो कोई शुगल पार्टी बनाने में तो कोई इतराज नहीं है। पाकिस्तान में कोई 150-200 पार्टियां हैं, उसमें एक पार्टी और इजाफा हो जाएगा, लेकिन उनकी सियासी हैसियत क्या है? मुझे मतलब रेहाम खान को क्यों डिस्कस करें, उनकी क्या सियासी हैसियत है, क्या उसकी पोजीशन है कि वो आके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल प्ले करना चाहती है? उनकी तो अपना हल्का कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, इसको एक मजाक के तौर पर, जोक के तौर पर। अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं, उन्होंने 90 रोज की बात की, ऑल्दो दूसरी तरफ से बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई 90 रोज का ऐलान नहीं किया है, उसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं कि 90 रोज मुज़ाकरात की टेबल पर बातचीत अगर मुमकिन होती है, हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए। तो क्या आपको देखिए, अली अमीन गंडापुर को तो पिछले 2 साल से तो ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। कोशिश तो उन्होंने बड़ी की है इमरान खान के लिए, अभी भी नहीं मिलेगा। और अब वो इस वक्त पीटीआई के अंदर सबसे मुतनाज़ा किरदार है अली अमीन गंडापुर। यानी एक तरफ पूरी केपीके के अंदर उनके खिलाफ पॉलिटिक्स है, इसी तरह से पंजाब में बहुत से लोग जिस तरह से अली अमीन गंडापुर को देख रहे हैं, और जिस तरह से टिकटें बटी हैं, यानी वो जो मिर्जा साहब हैं माशाल्लाह बड़े शानदार आदमी हैं, आफरीदी साहब, उनको जिस तरह से टिकट दी है बानी पीटीआई ने और अली अमीन गंडापुर ने लेके दी है, वो जाहिर करता है कि बानी पीटीआई के अंदर भी बहुत सी गलतियां हो रही हैं। और ये अली अमीन गंडापुर मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा रोल प्ले कर सकेंगे। ये जो -1 फार्मूले चल रहे हैं ना, इसके अंदर तो वो रोल प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। चलें जी, बानी पीटीआई को थोड़ा सा पीछे रख दें, उनको समझा दें, आप बाहर चले जाएं, फला हो जाए। लेकिन अब बानी पीटीआई को जो जानता है
मैं ज़ाती तौर पे जितना उनको जानता हूँ, वो ये सब लोगों को हजम कर जाएंगे, कोई इनके मुकाबले में नहीं खड़ा होगा, कोई उनका मुतबादल लीडर कोई नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल नाकामी के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। चले, बहुत शुक्रिया सलमान। अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खासतौर पर जो सियासी स्ट्रेटजी है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। बेहतर मुस्तकबिल का, तो आइए अहद करें कि हम भी इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, एक पौधा हम जरूर लगाएंगे। इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। मारूफ समाजी कारकुन बदर मुनीर साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आज स्टूडियोज़ में आए हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये एक बहुत बड़ी कॉज है जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं और अब शायद उनमें अवेयरनेस आना शुरू हो गई है इस हवाले से। आपकी अवेयरनेस कब इस हवाले से जागी? देखिए जी, ये वक्त की ज़रूरत है और हम इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हम अपने क्लाइमेट चेंज का जो असर हम पर आ रहा है उससे हम बच सकेंगे। जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सैलाबी, रेले, बारिशें, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे ज़मीन का कटाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके अलावा टेम्परेचर जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम मैक्सिमम शजरकारी करें और इसको बढ़ाएं ताकि ये इस डिज़ास्टर से हम बच सकें। तो आप में ये जज्बा कब से पैदा हुआ और कब से आप ये कर रहे हैं? देखिए जी, मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिवली मैंने कोई 5 साल से इस पे बहुत एग्रेसिवली काम करना शुरू किया है। वो इसलिए कि मैंने देखा है कि हुकूमतें तो इसमें काम करती ही हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का काम होता है वो हमेशा हुकूमत से बेहतर ही होता है। आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ या जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो हुकूमत के कामों से बेहतर होता है। तो मैंने इसको रिंग रोड, ईस्टर्न बाईपास यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ चकवाल में, कुछ रहीम यार खान में, पंजाब के हर हिस्से में जहाँ पर भी मैं गया हूँ मैंने शजरकारी जो है वो बहुत ज़्यादा की। फिर स्कूल्स में मैं जाता हूँ, कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताता हूँ कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको एक बिल्कुल बहुत अहम सब्जेक्ट समझें। ये आम चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ लाइन है, हमारा इकोसिस्टम, ये सारा इससे जुड़ा हुआ है। इसी से हमारे परिंदे जुड़े हुए हैं, इसी से हमारे जानवर जुड़े हुए हैं, इसी से हमारी मक्खियाँ जुड़ी हुई हैं, रेप्टाइल्स जुड़े हुए हैं, ज़मीन का कटाव जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की फरहमी, इसकी इफादियत की बात करें तो शायद सारा दिन गुजर जाए और हम इसकी इफादियत को ना पहुंच सकें। तो इसको हर सूरत लगाना चाहिए और हर पाकिस्तानी को अपना इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। लोग जो हैं अब आलमी सतह पर सीरियसली लेना शुरू हो गए हैं इन तगय्युरात को, इन तब्दीलियों को, और उसमें एक बड़ी तब्दीली ये डिफॉरेस्ट करना भी है क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइएगा कि अभी आप जो ये सारे इकदाम कर रहे हैं, लोगों में पौधे भी तकसीम कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कोई फंडिंग नहीं ले रहे हैं? नहीं जी, मैं किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं लेता और कोई NGO नहीं बनाई हुई कि आप किसी से पैसे लें। और जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है कि ये पैसे कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल हुए। तो बेहतर है कि आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उतना आप ज़रूर कर दें। आप अगर 2 पौधे लगा सकते हैं 2 लगा दें, और अगर आप 2 लाख पौधे लगा सकते हैं तो 2 लाख लगा दें और अपनी मदद आपके तहत लगाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और ये बड़ी अच्छी आपकी सोच है। अच्छा बदर साहब, शजरकारी मुहिम बहुत सारी शुरू होती हैं और हम देखते हैं इंडिविजुअली भी बहुत सारे लोगों में, जिस तरह अली ने भी बात की कि अवेयरनेस तो आई है किसी ना किसी हद तक पौधे लगाने की, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि एक कामयाब शजरकारी मुहिम कैसे की जा सकती है। एक दरख्त या एक पौधा जो है जब वो लगाया जाता है तो उसको कितनी केयर की ज़रूरत होती है ताकि वो आगे चलकर एक बड़ा दरख्त बने और उसके वही फ़वाइद जो हमसे हासिल करना चाहते हैं वो आप पाएँ, क्योंकि उसका कितना क्रूशल टाइम होता है जो आपकी केयर की उसे ज़रूरत होती है उस पौधे को, क्योंकि प्लांट कर देना सिर्फ एक आपका मकसद पूरा नहीं करता। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बड़ा ही आपका वैलिड सवाल है। इसको 2 साल कम से कम इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। जब 2 साल का पौधा हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैंने इस मॉडल पे काफ़ी काम किया है, जैसे कि लाहौर रिंग रोड पे मैंने 5000 पौधे लगाए थे। उनकी 2 साल मैंने मेंटेनेंस भी की, उनकी वाटरिंग, टैंकर से पानी लगाना, उनकी गोडी करना,
उनको संभालना, अगर कोई पौधा मरता है तो उसको रिप्लेस करना, तो आज वो माशाल्लाह 5,000 के 5,000 वो पौधे चल रहे हैं। तो 2 साल बड़े क्रूशल होते हैं कि आप उनकी देखभाल करें। दूसरा एक मैं और कहना चाह रहा हूं कि हम अपनी प्राइम लैंड्स को तबाह करते जा रहे हैं। हमें साइड वाइज फैलना जो है वो बंद करना चाहिए, हमें हाइट पे जाना चाहिए, टॉल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, और दुनिया में बड़ी बिल्डिंग्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दिए जाते हैं, बिल्डर को इंसेंटिव दिए जाते हैं कि वो घर ना बनाए, वो बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि आपकी प्राइम एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बच सके और उसमें फॉरेस्टेशन हो सके। क्योंकि फॉरेस्टेशन आपके घरों के साथ, बिल्डिंग्स के साथ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ज़मीन का कटाव आपने देखा, अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, होटल्स, बड़े मशहूर होटल्स जो हैं उन पे पानी आ रहा है और वो रोड कट गई हैं। बेसिकली जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हम उसका सर्वे नहीं करते, हम पानी के रास्ते ब्लॉक करते हैं। पानी का रास्ता कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जहां से सदियों से पानी गुजर रहा है उसने वहीं से गुजरना है। अगर हम उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे तो वो तबाही होगी और वो बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, वो नुकसान देखने में भी आ रहा है और लोगों को शायद इस बारे में इल्म भी नहीं है कि अगर वहाँ दरख्तों की कटाई करेंगे तो फिर वहाँ लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि आपने बताया। लेकिन इसके साथ ये बताइए कि अभी आपको रुझान कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तकसीम भी करते रहे हैं, खुद भी लगाते रहे हैं पौधे, लोग किस कदर इंटरेस्ट लेते हैं अभी इस चीज़ में और आपका कितना साथ दे रहे हैं? लोगों ने इसको अप्रिशिएट तो बहुत किया, लेकिन जिस तरह इसमें साथ देना चाहिए या आगे चलना चाहिए उस तरह का मुझे नज़र नहीं आता। मैं समझता हूं कि हमें स्कूल्स लेवल के ऊपर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्टेशन के ऊपर पढ़ाना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से आपने मुतालबा भी किया है कुछ हुकूमत से कि एक पौधा जो है स्कूल और कॉलेजेस में लगाने का वो कहा जाए बच्चों को? जी बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि अगर कोई बच्चा इसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है तो उसको एक आधा इजाफी नंबर भी अगर दिया जाए तो वो इनकरेजमेंट होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हमने बेसिकली अवेयरनेस से ज़्यादा लोगों को इसमें लेके आना है। जितने ज़्यादा लोग इसमें आएंगे उतना इस मुल्क के लिए बेहतर होगा और सरसब्ज पाकिस्तान बनेगा, जो कि हम सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि बग़ैर किसी सरकारी वसाइल के, बग़ैर किसी फंड्स के आप इसको खुद मैनेज करते हैं, आपके लिए कभी चैलेंजिंग हो जाता है इस तरीके से इस मुहिम को मैनेज करना? क्योंकि जितने पौधे आप कह रहे हैं आपने लगाए हैं और उनको 2 साल तक केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए डेफिनेटली आपको वर्कर्स भी चाहिए होंगे, तो वो सारा कुछ आप मैनेज कैसे करते हैं? जी, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन जब आपकी नीयत ठीक हो कि आपने काम करना है तो फिर वो प्रॉब्लम्स बड़ी छोटी होती हैं, और अगर आप काम ना करना चाहें तो फिर 100 बहाने होते हैं। राइट। तो बता साहब, अभी आपको क्या मोटिवेट किए हुए हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली यू ट्राइंग टू गिव बैक टू द लैंड। मैं जी, जो नेचर का हमने नुकसान किया, जो कि बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि नेचर को हम कुछ वापस दे सकें, उसको कुछ रिपेयर कर सकें, चाहे वो एक हल्का सा एक कतरा ही हो, तो वो उस कतरे में मैं शामिल होना चाहता हूं कि जिससे मैं नेचर को रिपेयर कर सकूं। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा बदर साहब, इन दी एंड हम चाहेंगे आप कोई पैगाम दें ख़ास तौर पर हमारी यूथ को कि वो इस स्पेशल कॉज में पार्टिसिपेट करें, और ख़ास तौर पर जब आप पैगाम देंगे तो ये चीज़ भी ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि एक पौधा सिर्फ लगाना मकसद नहीं है, प्लांट कर देना मकसद नहीं है, उसको दरख्त बनने तक कुछ टाइम आपके ख्याल की भी ज़रूरत है। ज़रा ये भी बीच में मैक्सिमम प्लांटेशन करनी चाहिए जी, जितनी भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इस्तात है, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, और उसको ये समझें कि वो हमारे बच्चे हैं और उनको बच्चों की तरह पालें। और जैसे छोटे बच्चे फीडर से दूध पीते हैं, उनको उसी तरह पानी दें, 2 साल उनकी देखभाल करें, उनको देखें कि कोई जानवर उनको तोड़ ना दे या कोई इंसान उनको मोड़ ना दे, तो 2 साल उनकी केयर करें, तो वो फिर जब तनावर दरख्त बनेंगे तो कल को उनकी छांव में वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने उनको लगाया हो। वाह, बेहतरीन। बदर मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे स्टूडियोज आने के लिए। और यही वक्त है, यही सही मौसम है जिसमें आपको शजरकारी करनी चाहिए। आप अगले साल का वेट ना कीजिए, अपनी प्लानिंग जो है उसको एक साइड पर रखें, क्योंकि ये फौरी तौर पर करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको जितनी संजीदगी से लेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं।
वेलकम बैक। कहाँ मिलेगा जनाब आपको ऐसा शो जो इतना पावर पैक हो। सब सियासी बातें हमने की, मौसमियाती तगय्युरात की बातें हमने की, इसके बाद पेट्रोल हाइक की बातें हमने की और अभी स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की बात होना बाकी है। लेकिन इस वक्त चलते हैं सुबह सवेरे सिरन किनारे, जहां वकार अहमद मलिक आज हमें क्या दिखा रहे हैं, चल कर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद। ये डाडर है, बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सुबह उतरती है। और ये लेकिन इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। 1937 से इसकी हिस्ट्री है और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बहुत ही कमाल है। हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम आपको कोई भी कहानी होती है तो हम वहाँ पे जो करैक्टर होता है वो ज़रूर दिखाते हैं। यहाँ पे हम करैक्टर नहीं दिखा सकते। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही यानी खूबसूरत मासूम लोग हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, जितनी भी मेंटल हेल्थ की डिफरेंट वार्ड्स को मैंने विजिट किया, बहुत ही मासूम लोग, लेकिन दिखा इसलिए नहीं सकते कि हम उनका कंसेंट हासिल नहीं कर सकते। तो जब हम उनका कंसेंट ही हासिल नहीं कर सकते तो फिर वो एक मुनासिब नहीं है। लेकिन आप जब भी आएँ तो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा इस हवाले से डॉक्टर वकार साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनसे तफसील से जानते हैं कि हॉस्पिटल क्या है, किस तरह इसकी मदद भी की जा सकती है और तरीके से यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप मुखैर हैं तो किस तरह कर सकते हैं, इस हवाले से और इसकी हिस्ट्री क्या है ये जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार साहब। थोड़ा सा अगर मुझे इसकी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि इसकी जो आर्किटेक्चर है जी, मतलब वो अनइमेजिनेबल, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये बहुत ही पुराना भी आर्किटेक्चर है। कितना पुराना? ये तकरीबन 1939 में तो ये कंप्लीट हो गया था, तो ये तकरीबन 37 ऑनवर्ड्स इसका इनॉग्रेशन की गई थी और फिर जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये तकरीबन 39 में ही कंप्लीट हुआ, जितना सेक्शन आपने ऊपर अभी देखा है ये 39 में। जी, फिर जो नीचे है, जो नीचे वाला इमरजेंसी हमारा है, इमरजेंसी 1953 में बना था और ये उस टाइम पे जो हमारे थे नाम सिकंदर साहब, हमारे जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, तो उनने उनको बेसिकली संग बुनियाद रखा था 1953। और ये थ्रू जो है वो टीबी के लिए रहा है ये? जी 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 बिल्कुल, ये थ्रू टीबी के लिए रहा है। ये तकरीबन 2001 के जब यहाँ पे बेसिकली 3 मेजर डिजास्टर्स हुए हैं ना सिंस जब से ये बना हुआ है। तो वो एक जो था 1992 में, वो नीचे सैलाब आया था जिसके साथ हमारी काफ़ी ज़मीनी कटाई हुई थी उसमें बेसिकली, मगर शुक्र है उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2001 में जब ये था तो जुलाई 2001 में यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो ऊपर से जो पहाड़ था वो आया था सारा का सारा। जी एग्जैक्टली, उसने फिर बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद फिर इसको चूंकि उन्होंने कहा कि अब सैनिटोरियम की ज़रूरत भी नहीं रही है सच, तो ये डिमोलिश्ड और डैमेज में आ गया सारी की सारी बिल्डिंग, ये भी डिमोलिश्ड और डैमेज में आई हुई है। तो उसमें फिर हम लोगों ने इसको 2001 में जो था डिमोलिश डैमेज हो गया काफ़ी, तो इन लोगों ने जब यूनिवर्सिटी बनी हज़ारी यूनिवर्सिटी, तो मेंटल हॉस्पिटल को यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। अभी जब शिफ्ट हो गया तो ये 2002 ऑनवर्ड्स इसको गवर्नमेंट मेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। और फिर 2005 में जब अर्थक्वेक आया तो जो रही सही कसर थी वो भी उसने निकाल ली। उसके बाद इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ये अभी ऑन पेपर जो है ये मोस्टली डिमोलिश्ड और डैमेज में ही लिखा जा रहा है। सही जी। तो ये इतनी खूबसूरत जो मेंटेनेंस है, मेंटेन बहुत खूबसूरत हुआ होगा, इसमें कुछ मुझे नहीं मालूम आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, लेकिन ये है कि ये मेंटेन बहुत खूबसूरत हुआ होगा और इसके पीछे यकीनन कोई दिमाग है जो कि इसको इतना खूबसूरत आपने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं जिनके अगर आप थोड़ा सा बताइए, ये वार्ड वाइज तकसीम है ना, वार्ड्स हैं, तो कितने टाइप की वार्ड्स हैं, किस तरह के अंदर? हमारे पास जी मेंटल वार्ड्स हैं और इमरजेंसी, नॉर्मल रूटीन इमरजेंसी जो होती है, जनरल इमरजेंसी जो होती है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, उसके हमारे पास 10 बेड्स हैं और ऊपर जो हमारे पास मेंटल वार्ड है उसमें 100 बेडेड हमारे पास इमरजेंसी है। नीचे वाली ऑन पेपर तो 50 लिखी जाती थी मगर थी 50 नहीं, वो थी 10 बेडेड ही थी हमारे पास। अभी हमने करंटली उस पर माशाल्लाह हमारे एमएस सर ने काफ़ी उसके लिए भागदौड़ की है और उसको अभी हम लोगों ने इम्प्रूव करके बढ़ा दिया है। 40 बेड्स हमने मजीद बढ़ा दिए मेंटल के और नीचे इमरजेंसी में भी हमने तकरीबन 10 बेड्स मजीद बढ़ा दिए। डिफरेंट वार्ड्स तकसीम है मुख्तलिफ किस्म के मरीजों में, तो जो तकसीम ऊपर हमने तकसीम किए हुए हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं बने हुए हैं, उनमें से हमारा ये है कि ऊपर 100 बेड्स जो हैं वो 20 के स्ट्रेंथ पे हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं। तो हमारे पास कुल मिला के वो तकरीबन 5 वार्ड्स हैं, जिसमें से एक जो है वो ख़वातीन और ओल्ड
एज के लिए है, ओल्ड या इवन यंग के लिए भी जो है। तो यंग तो बेसिकली हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तो उनको हम लोग नीचे अपने बाद में ही मेंटल वार्ड में रखते हैं। तो एडल्ट्स के लिए है, तो उसमें फिर उसमें हम खवातीन और उसका हो गया वो बाहर ही है, उसके अटेंडेंट्स होते हैं। जो अंदर के हैं उसमें हमारे पास फिर हमने फर्दर उसको डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास DATC है जो ड्रग एडिक्ट्स के लिए है, और 3 जो है वो प्रॉपर जो मेंटल इलनेस के साथ आए होते हैं उनके लिए है। और उनको जो है फर्दर हमने फिर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक सिवियर डिजीज़ के साथ होते हैं, सिवियर जिनको आप कह लें कि साइकेट्रिक इलनेस उनकी सिवियर होती है, एक्सट्रीम पे होती है, जो खुद को मतलब वो अपनी देखभाल साफ करने तक भी नहीं कर सकते, इवन खाने पीने का भी उनका प्रॉपर वो नहीं होता। तो उनके लिए हमने एक अलग 20 बेडेड वार्ड रखा हुआ है। जो बाकी 40 बेडेड है वो हमारे पास मतलब कह लें कि जो निस्बतन हम कहते हैं कि उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो उनको फिर हम जो अपने हिसाब से देखते हैं कि कितने दिन रखना है, कितने अरसा उनको रखना है। जितनी भी ड्रग की वार्ड है उसमें किस तरह का सब्सटेंस ये लोग जनरली इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, हमारे पास जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये आजकल आइस का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वो छुड़वाना भी काफ़ी मुश्किल है। अदरवाइज पहले तो हमारे पास चर्स के और हीरोइन के केसेस आते थे, हीरोइन की भी निस्बतन कम आते थे, चर्स वाले ज़्यादा आते थे। इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट्स आते हैं वो ये होती है कि पेशेंट की विलिंगनेस। अगर पेशेंट की विलिंगनेस होती है तो अटेंडेंस भी लेके आते हैं, उनको हम रख भी लेते हैं। जो विलिंगनेस नहीं होती तो वो फिर लाना भी उनके मुश्किल होता है, रखना भी मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से भी हमारा अच्छा, ओवरऑल नेचुरली देखा जाए तो ये बहुत ही एक आइडियल सी जगह है, खूबसूरत जगह। लेकिन ये बताइए कि आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट के हवाले से कितने साइकोलॉजिस्ट हैं? साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे पास साइकोलॉजिस्ट तकरीबन जब भी आते हैं तो हमारे पास उन पे वो तो है नहीं कोई जिस तरह प्रॉपर सीट हो जिनकी, तो उसमें फिर ये है कि हमारे पास अक्सर आ जाते हैं, अटैचमेंट्स पे आते हैं, तो वो कुछ 3 महीने के लिए आ जाते हैं, कुछ 4 महीने के लिए आ जाते हैं। मोस्टली हमारे पास एट अ टाइम एक ही होता है। इसके अलावा सेहत कहानी एक प्रोजेक्ट है, वो हमारे पास ऑनलाइन होते हैं साइकोलॉजिस्ट उनके, वो कराची से हमारे पास टेलीपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो हम लोग उनके साथ वीकली सेशंस उनके अपने साथ होते हैं, वीक में कुछ डेज हैं उनकी स्पेसिफिक, उनमें वो पेशेंट के साथ काउंसलिंग वगैरह करते हैं। वो भी बेसिकली NGO के थ्रू ही हो रहा है। और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, अपॉइंटेड हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की फैसिलिटी है जहाँ पे जो पाकिस्तान भर के जितने भी कोई ऐसे माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि वो एक होता है ना कि आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं, फलाह के लिए करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे दोनों चीज़ें, एक चीज़ है कि वो किसी हिल स्टेशन भी जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा वक्त गुजारें, बट एट द सेम टाइम वो एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये एक जगह है जो जी हमारे पास लोग काफ़ी आते भी हैं, और ऑफ कोर्स हम वेलकम करेंगे अगर कोई आता है, हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ में, पेशेंट्स की हेल्प प्रोवाइड करना चाहता है तो उसकी भी हमने कभी भी उनको इग्नोर नहीं किया, कभी हमने उनको मना नहीं किया, बल्कि जो आता है हम उनको कहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और ऑफ कोर्स उनको खुदा इसका अजर भी देते हैं। आपके तहत वाला कांसेप्ट भी आपका मैंने काफी देखा है। जी हमारा ज़्यादातर जो हमारा काम यहाँ पे चल रहा है वो ज़्यादातर अपनी मदद आपके तहत ही चल रहा है। और अभी रिसेंटली अलबत्ता हमारे जो MSR हैं उनने जोर लगाया काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से, तो तब जाके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ अभी तकरीबन 10 करोड़ अलॉट हो गए हैं, एलोकेट कर दिए गए हैं, इससे हमें KPK हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही माशाल्लाह। मगर ये है कि उससे प्रायर टू दैट हमारा ये सिस्टम चल रहा था कि सारा डोनेशंस बेस्ड ही ज़्यादातर हमने किया हुआ है। जो आपको मैंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है, जो ज़्यादातर अपग्रेडेशन वगैरह हुई है, तो वो ज़्यादातर हमने पर्सनल डोनेशंस पे, इवन जो आप कह लें कि कोई पॉलिटिकल एंटिटीज़ है या पॉलिटिकल के अलावा भी जो अच्छा वो कर सकते हैं, एग्जैक्टली जी जी जी, वो हम उनसे भी हेल्प लेकर तो वो भी डोनेट करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार साहब। और नाज़रीन बात ये है कि कुछ जो सेगमेंट्स होते हैं वो मदद मांग नहीं सकते। मिसाल के तौर पे डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, वो चाहे मजदूर हैं, चाहे वो कोई भी पिसा हुआ तबका है, चाहे वो किसी भी डिफरेंट ख़वातीन हैं, किसी भी शोबे पे जब जबर होता है तो वो अपनी मदद के लिए कोई यूनियन साजी करता है, वो कुछ अपने आप को इकट्ठा करता है और अपने मुतालबात जो है वो सामने रखता है। जो मेंटल हेल्थ वाला मामला है, इसमें ये जो लोग होते हैं ये तो इस तरह की पोजीशन में ही नहीं होते कि आपसे मदद मांग सकें या आपसे मदद के हवाले से कुछ मुतालबा कर सकें। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी हमारी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी है इस सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कोई भी मुखैर हज़रात जो हैं वो यहाँ पे किसी तरह की भी डोनेशंस या यहाँ पे आके एक दफ़ा विज़िट करके, और विज़िट करने के बाद जब आप इन मासूम लोगों को एक दफ़ा मिलते हैं तो उसके बाद आपको एहसास होता है जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप हमें जो है वो दिल खोल के
यहाँ पे मदद करनी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत डाडर जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, परिंदे हैं, सब कुछ है, लेकिन नीचे जब मेंटल हेल्थ के हवाले से देखता हूँ तो सारी खूबसूरती जो है वो थोड़ी देर के लिए डिफ्यूज़ हो जाती है। वेलकम बैक। बारी है इस वक्त क्रिकेट पर बात करने की। तो सलमान अली आगा की क़यादत में 15 रुकनी हमारा जो स्क्वाड है जनाब बांग्लादेश पहुंच गया है, जहां 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज खेलेंगे। वो 20, 22 और 24 जुलाई को वो 3 मैचेस खेलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज से 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 और फिर वनडे सीरीज खेलने के लिए अमेरिका पहुंचेगी। फ्लोरिडा में 1 ता 4 अगस्त दोनों टीमों के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज 8 से 12 अगस्त तक ट्रिनिडाड एंड टोबागो में शेड्यूल है। दूसरी जानिब कौमी कप्तान सलमान अली आगा का ये कहना है कि दौरा बांग्लादेश आसान नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट अपनी कंडीशंस में अच्छी रिकॉर्ड की हामिल है। जो टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रही है उस पर पूरा भरोसा है उनको, और कप्तान ने यह भी कहा है कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो वक्त पर मुतबादिल बन सके। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान की नौजवान टीम इन मुश्किल कंडीशन में फतह का परचम लहरा पाएगी या नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ हमने ये भी बात करनी है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी किया गया है, और 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर मजमूई तौर पर 9 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे और प्रैक्टिस मैचेस 25 से 28 सितंबर तक मुनाकिद होंगे। और ये भी है कि वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा, और विमेन वनडे वर्ल्ड कप में भारत मैचेस हाइब्रिड मुआहदे के मुताबिक रखे गए हैं, और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 अक्टूबर को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये जो सारी सूरत हाल है इस पर हमने बात करने में ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं हम दोनों? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो हम टीम सिलेक्शन पर आपकी राय जानना चाहते हैं। सेटिस्फाइड हैं आप? जिस दिन सुबह टीम सिलेक्ट हुई थी, आजकल वैसे एक रवाज मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर बात करें कि पहले जाके शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रॉपर तरीके से प्रेस ब्रीफ होती थी, लैपटॉप्स भी खुलते थे, स्टैट्स के ऊपर बात होती थी, लेकिन अब सुबह आंख खुलती है तो टीम आगे अनाउंस हुई होती है, तो ये समझ से बाला तरह के मामला क्या हो रहे हैं। लेकिन अगर टीम की बात करें, देखें बैकअप तो करना है लड़कों को। मैं खुद भी इस हक में था कि यार नए फेसेस को आप ट्राई करें, एटलीस्ट पूल ऑफ क्रिकेट जो है वो आपके पास बड़ा हो। एक अच्छी बात है कि आपने बांग्लादेश जो भी सीरीज आपकी पाकिस्तान में थी उसमें आपने नए लड़कों को आजमाया, और उन नए लड़कों ने आपको परफॉर्म करके भी दिया। खास करके बैटिंग, जो आजकल हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो आपको नजर आएगा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके उन्होंने रखा, और अच्छी सीरीज आपने अपने नाम की। क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त 2 प्रेशर है। आपको पता है कि हम लोग 8वें नंबर पर हैं T20 में, हमने टॉप 6 के अंदर वापस आना है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में माइंडसेट पे चल रहा होगा जो कॉम्बिनेशन हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए लेके चलना है। साथ ही साथ ओलंपिक्स के लिए भी आपने क्वालिफाई करना है। ओलंपिक्स की डेट 2 या 3 महीने के बाद लास्ट है, जिसमें आप टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। तो ये बहुत सी चीजें इस वक्त दिमाग में आपके चल रही होती है। लेकिन जो टीम इस वक्त सिलेक्ट की गई है, मुझे पता है उसमें शक शुबा बहुत ज्यादा है। अगर मैं 2-3 प्लेयर्स की बात करूं, स्टार्स हैं, सारा कुछ है, पाकिस्तान को सर्व किया है। लेकिन अगर मैं हालिया परफॉर्मेंसेस पे जाऊं, हुसैन तलत की अगर बात करना चाहूं कि बलूचिस्तान का रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास सीजन भी उन्होंने अच्छा खेला हुआ, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि हुसैन तलत को टीम में डाला गया था। ऑलराउंडर की बात करूं, उनके डिक्लाइन परफॉर्मेंस के ऊपर आया है। आप दानियाल की बात कर लें, दानियाल मुझे शायद थोड़ा सा महसूस हुआ कि लॉन्ग हैंडल यूज कर लेते हैं, तो शायद एक थोड़ा सा एक ऑलराउंडर का तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ लॉन्ग हैंडल यूज करके बैटिंग में भी कहीं ना कहीं डेप्थ के अंदर जाके तो थोड़ा सा स्कोर वो कर ले, तो इसलिए उनको एक एज दी गई है। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वो पैचेस में क्यों है? क्योंकि वो इंजर्ड बहुत ज्यादा रहे हैं। लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है, लाहौर से कंसिस्टेंटली नहीं खेले। अगर आप जल्मी की बात करें, उसमें भी कंसिस्टेंटली नहीं खेले, तो उनके पैचेस में परफॉर्मेंसेज हैं। इससे बेहतर आपके पास अच्छी ऑप्शन अली रजा की थी, जो कि अंडर 19 का फास्ट बॉलर जो रहा है, लड़का जिसने जल्मी के लिए परफॉर्म किया, वन ऑफ द टॉप लीडिंग विकेट टेकर्स था, सियालकोट रीजन के लिए उसने परफॉर्म किया। उसके बाद 2-3 नाम की अगर बात करूं, अरफात मिन्हास किधर गया आपके प्लान के अंदर? एक अच्छा ऑलराउंडर जो कि उसने एशिया कप अंडर 23 में परफॉर्म किया, मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, उसको आपने एकदम गायब कर दिया। सेम वे बात करें इरफान न्याजी की बात करें, जब आपके ऊपर प्रेशर नजर आया आपको कि यार इरफान न्याजी का नाम नहीं है, लोग बात करने शुरू हो गए, आपने उठा के उसको पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान बना दिया। तो बहुत से सवालात है। मैं कह रहा हूं कि उठ तो रहे हैं, लेकिन यही टीम है, इसको बैकअप तो करना है। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट पूल ऑफ क्रिकेट आप बढ़ा रहे हो। आपको अब समझ में आ रहा है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 को भी हमने ग्रूम करना, लेकिन
ये जो डोरवेल लड़कों का मैंने कहा ना कि यार ये काम ना करें कि एक एक दो सीरीज के बाद आप लड़कों को एकदम बुला देते हो, यार ये ज्यादती लड़के के साथ भी होती है, उसके कैरियर के साथ भी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अवैस, अभी जो ओवरऑल टीम की अगर बात करें, क्योंकि आपने इंडिविजुअल प्लेयर्स की तो बात की, ओवरऑल टीम की बात करते हुए आपको बांग्लादेशी कंडीशन में वो कैसा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है? और इसके अलावा बांग्लादेशी जो पिचेस हैं, क्योंकि सलमान अली आगा कह चुके हैं कि वहाँ जो बांग्लादेशी टीम है उनका अपना रिकॉर्ड वहाँ पर दुरुस्त है, तो क्या आप सोचते हैं कि किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर वहाँ जाना चाहिए? अच्छा देखिए, दो चीजें हैं। बांग्लादेश की आपको पता है कि लोग बार बार बात करें कि यूएई से शिकस्त हुई, उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं हैं, पाकिस्तान से पहले की बात कर रहा हूं, तो उनका मोराल एज सच स्ट्रांग नहीं लगा आपको। वो पाकिस्तान सीरीज के अंदर नजर आ रहा था कि लिंटन दास के अलावा एज सच कोई सीनियरिटी बैट्समैन उनके पास मौजूद नहीं है, वो नजर आता है आपको बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग यूनिट के अंदर बात करें। लेकिन जब आप बांग्लादेश के अंदर की बात करते हैं, जब हमने खेलना है जहां पर मैच, वो विकेट्स डिफरेंट है, वहां पर बांग्लादेश टीम बिल्कुल टोटली डिफरेंट आपको नजर आती है। अपने होम सॉइल पर ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी है और बड़ी से बड़ी टीम को भी मारा हुआ है, तो आसान नहीं होगा। मैंने कहा ना, एक अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन यहाँ पर निकाले हैं, उन्होंने स्ट्राइक रेट को मेंटेन भी किया। लेकिन जब वो बांग्लादेश में जाके खेलेंगे, जहां पर थोड़ा सा बॉल टर्न होगा, थोड़ा सा नहीं अच्छा वाला टर्न होगा, वहां पर जो आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है स्पेसिफिकली, वो टेस्ट होगा कि उसका जो स्ट्राइक रेट कहां पर जाके मैच करता है। जो हम 200 स्कोर की बात करते हैं, वो टेस्ट होता है। इसलिए देखे ना, मैंने कहा ना कि जिस वक्त एक टीम सेलेक्ट हो रही होती है, या जो आपका साइकिल बन रहा होता है क्रिकेट का, जब T20 है या बीच में आप किसी क्रिकेट के साथ अच्छी लाइजॉनिंग है, तो आप कोई ना कोई सीरीज निकाल लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के अंदर जाके सीरीज खेलें, क्योंकि आपके टाइज भी उनके साथ अच्छे हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपके जो नए लड़के हैं वो आपको मैनेज हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी कि इन विकेट्स के ऊपर कौन परफॉर्म करेगा। जैसे हुसैन तलत है, हुसैन तलत एक मीडियम पेसर है, उनकी अगर मैं देखूं उनकी जरूरत नहीं है श्रीलंका के अंदर, आपको दूसरा किस्म का बॉलर वहां पर चाहिए। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट टेस्ट हो जाती हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कागजात यहाँ वहां करके इन दो प्लेयर्स का जी वो अब T20 के फॉर्मेट में नहीं है। आगे का तो सोचे ना कि आपने T20 वर्ल्ड कप जहां पर खेलना है, वहां की तैयारी आपने क्या की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। तो इसके लिए खसूसी तौर पर ये वाली जो सीरीज है, ये कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है? इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से अगर हम बात करें? देखिए, आपकी दोनों सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने वेस्ट इंडीज खेलने जाना है, और वेस्ट इंडीज मुझे पता ऑस्ट्रेलिया ने जो उनकी हालत की है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर है, लेकिन T20 में वेस्ट इंडीज एक डिफरेंट साइड है, वो बहुत स्ट्रांग है। T20 उनका क्योंकि फ्लेवर है, उनका यंग जनरेशन भी T20 की तरफ हो चुकी है। ये डिसाइडर्स हैं, आपको समझ में आ जाएगी कौन सा पेयर या कौन सा, जो मैं बैट्समैन की बात करूं, रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हैं कि इन विकेट्स के ऊपर कौन से लड़के परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप खेलना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तैयारी है यहाँ पर। लेकिन जो मैंने सीरीज की बात की, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप देखे जाके श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कंडीशंस के अंदर जाके मैचेस खेलें ताकि आपके लड़के उनको यूज टू हो जाएं। पाकिस्तान में बहुत टाइम हो गया कि श्रीलंका में जाके सीरीज नहीं खेली, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके जितने भी इस वक्त आप बैट्समैन उठा के देख लें जो भी पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है, मैं बाबर वगैरह की बात नहीं कर रहा, उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। लेकिन जहां पर टर्निंग ट्रैक आएगा, जैसे मैंने बांग्लादेश की आपको बात की है, जहां पर श्रीलंका के अंदर डेड विकेट्स हैं या वेस्ट इंडीज के अंदर थोड़ी सी डेड विकेट आपको नजर आएगी, वहां पर वो जो बैट की स्पीड और खास करके जब आप रेंज की बात करते हो वो आपकी कम होती है, वो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन जैसी विकेट्स के ऊपर आप लड़के किस कॉन्फिडेंस से उतरते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली कोच वहां पर मौजूद है, उनको बेहतर पता है। राइट, तो ये बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है हमारी, तो T20 की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां, उसको आप कैसे देख रहे हैं इन सीरीज के जरिए जो हो सकते हैं? देखिए, हम पाकिस्तान आज भी वो टीम है, मैंने कहा ना कि ठीक है, अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट एक बैकअप टीम्स तैयार कर रहे हैं, एक ही टूर के ऊपर 2-2 3-3 टीम्स को आप भेज रहे हैं, तो लड़के जो उनसे हैं वो मेंटली तौर पर बैकअप आपका तैयार होता है कि कौन सा लड़का इन कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है या प्रेशर को ज्यादा इनहेल कर रहा है। मसला ये आता है कि कुछ टीम्स होती हैं, कुछ क्या ज्यादातर टीम्स आजकल आप देख लो, साल पहले आपको मुझे भी पता होगा कि यार इनका ये टीम कॉम्बिनेशन और T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। आज भी मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या कौन सा सेट बैट्समैन है। परफॉर्मेंस अपनी जगह है कि यार ये कैरी करेगा नहीं करेगा। बॉलर्स के अंदर मैंने आपको बात बता दी, ऑलराउंडर्स की बात करें, आपको वो चीज अभी भी थोड़ा सा चल रहा होता है दिमाग के अंदर। दैट मीन्स कि हमें हमारी जो प्री प्लानिंग है वो आज भी वीक है। हम बहुत एंड पे जाके हम प्लान करते हैं कि यार ये टीम जानी चाहिए खेलने के लिए। अभी भी आपको पता है, बाबर की बात करें, रिजवान की करें, शाहीन की करें, ये हॉट टॉपिक है ना जो आजकल डिस्कस हो रहा है कि ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। ऑब्वियसली आपके मेन स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनको कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से किया गया, क्या आप हमारे प्लान्स में हो या आप हमारे प्लान्स में नहीं हो।
ये सीनियर प्लेयर्स को कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, अच्छी बात है। वो जिस तरीके से हेड कोच की बात करें, वो थोड़ा डिफरेंट एक कैरेक्टर है इस्लामाबाद के लिए, उनको देखा भी है, वो बड़ा एक क्लोजली वर्क करते हैं। और बाबर को जिस तरीके से उन्होंने उस दिन कहा भी है कि अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आपको फखर और साइम अय्यूब के साथ मीट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक जो सब एक ज़ेन बनाया होता है ना कि यार हम इतने बड़े बैट्समैन को हम शायद कुछ कह ना सकें, आपको कहना पड़ता है, कोई मसला नहीं होता ना वो कहने का। आपको ये चीजें आपको चैलेंजिंग पोजीशन में बनाती है। और आपको वो नजर भी आया जो उन्होंने उस दिन प्रैक्टिस मैचेस के अंदर जो शॉट्स खेली तो नजर आ रहा था कि उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हुई है माइंडसेट में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन आप कैसे अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे और जो पाक बंग्लादेश T20 सीरीज है जो 20 जुलाई से शुरू हो रही है उस पर खुसूसी तौर पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। उदास लोगों से ना मिला कर, उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। सूरत जबरदस्त, कमाल। जनाब गुलाम कंबर हैं हमारे मेहमान हैं आज। टैलेंट हैं और जो टैलेंट की तरवीज का सिलसिला हमारे प्लेटफॉर्म से जारी है उसका हिस्सा है आज। इनके बारे में आपको बताता चलूं कि ये कुल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस में जो गज़ल गायकी हैं उससे अवार्ड याफ्ता हैं और इसके साथ साथ ये नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ज़ेर तालीम है, इस वक्त पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ गायकी भी करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंबर हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। और जिस तरह ये एक्सप्रेसो की टीम सारी टैलेंट को प्रमोट करती है, इट्स लिटरली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहले भी मैं आ चुका हूँ एक दफ़ा और अब फिर आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। जबरदस्त, आपका टैलेंट ही इस कदर है आप में कि हमें आपको दोबारा मदऊ करना पड़ता है। और आप जिस तरह से अब ये जो गज़ल कैटेगरी में अवार्ड जीता है आपने, मुझे ये बताएं कि जो आपने आगाज़ किया, क्या तभी से आपको गज़ल गायकी की तरफ ही आपका रुझान था या फिर आप सब कुछ पहले गाते थे और फिर कुछ अरसे बाद जाके आपने डिसाइड किया कि मुझे गज़ल पर फोकस करना है? बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग वांट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेरी गज़ल में थी थोड़ी बहुत, तो मैंने ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर गज़ल कैटेगरी में विन भी किया। और उसके अलावा मैं फोक भी गा लेता हूँ, पॉप भी गा लेता हूँ, वर्सेटैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं। लेकिन दिल के करीब गज़ल है। जी दिल के करीब आपकी गज़ल है। जी मुझे इट्स वन ऑफ माय फेवरेट जॉनरास, मुझे बहुत पसंद है गज़ल गायकी। और ये कम भी हो गई है अली, बिल्कुल कम भी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में इसको पसंद करने वाले और गाने वाले दुनिया में माने जाते हैं और आप उसका मुंह बोलता सबूत है। अभी ये बताइएगा कि कंबर रिसेंटली आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर आपने परफॉर्म किया? अभी रिसेंटली मैंने आर्मी म्यूज़ियम में एक कंपटीशन, एक फेस्टिवल था दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया, कवाली परफॉर्म की हमारे ग्रुप ने और नेशनल सॉन्ग्स परफॉर्म किए। वहाँ से मुझे शील्ड मिली और बहुत प्यारी शील्ड थी वो, और उसको पकड़ के एक बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि एक जनरल ने आपको ये प्रेजेंट किया है इस शील्ड को। अच्छा, तो बड़ा अच्छा फील किया मैंने कि शौक तो है, आपका शौक था और आपने उसको परसू किया, आगे आप म्यूज़िक सोसाइटी तक पहुंच गए और अब गा रहे हैं। फैमिली की सपोर्ट थी शुरू से? फैमिली की सपोर्ट शुरू से थी, हर उस चीज़ में सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की मेरे साथ, जिसमें मैं खुश हूँ। अरे वाह। क्योंकि मैं सबसे बड़ा ब्रदर हूँ अपने घर का और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है, मेरे बाबा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बाबा ने मुझे फुली सपोर्ट किया है हर चीज़ में, जो मैंने चाहा है, जो मैंने मांगा है, वो लब हिलने से पहले मुझे प्रोवाइड किया गया है। और जिसमें मैं खुश था
खुश हूँ, खुश रहूँगा, मुझे उम्मीद है वो मेरे साथ हैं और इसी भाई तरह आपके छोड़ खुश गए। नसीबी हैं, ऐसे माँ बाप आपको मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब किसी देरी के बगैर मेरा ख्याल है कुछ और जी जी सुनना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मैं अगेन आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाय मुझे जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मेरा ख्याल है जाया हाय जाता, वाह। बहुत खूबसूरत, you, जाया जाता भी नहीं होगा ऐसी आवाज के साथ, अगर आप किसी को रोकेंगे तो वो रुक ही जाते होंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके साथ साथ बताएं, बड़े मकबूल होंगे आप तो, यानी अपने दोस्तों में किसी को मनाना हो, किसी रूठे को और किसी को रोकना हो तो रोक सकते होंगे आप अपनी आवाज़ के जादू से। नहीं, ऐसा वैसे हुआ है एक दफ़ा मेरे साथ कि हमारी एक लड़ाई हो गई आपस में दोस्तों में, तो वो कह रहा था कि मैंने साथ जाना है आपके, साथ जाना है और साथ ही आना है, और हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी, बाइक पे जाना था हमने। तो फिर मैंने उसको गा के, उसको सॉन्ग सुना के उसको मैंने कहा फिर आप रुक जाओ हमें जाने दो, और वो कौन सा सुनाया मान था? गया। सुनाया तो यही था, आज जाने की जिद ना करो तो उसने मान भी ली फिर। वाह वाह वाह, माननी पड़नी थी उसे। मान ली उसने। अच्छा कंबर, मुझे ये बताएं कि इतना बेहतरीन आप गा रहे Thank you so हैं, much। आपके उस्ताद भी होंगे डेफिनेटली, जी, बिल्कुल। कौन आपको सिखा रहा है? और एक सिंगर के लिए खास तौर पे, इमर्जिंग टैलेंट के लिए भी, दिन में रियाज कितने देर के लिए रियाज करना ज़रूरी होता है, और रियाज के बगैर आप क्या समझते हैं कि आजकल बहुत सारे मार्केट में सिंगर्स आ रहे हैं ऐसे जो ऑटो ट्यून और ये सारी चीज़ों को कहते हैं कि ये कोई मसले वाली चीज़ ही नहीं है उनके लिए, तो रियाज कितना ज़्यादा ज़रूरी है? रियाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते अगर आपने एक अच्छा सिंगर बनना है। तो हमारे उस्ताद हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, सर जाफ़र हुसैन, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी के म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर हैं, और वही हमें गाइड करते हैं और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करते हैं। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत जो है नासाज है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत भी दे, और बहुत अच्छा वो हमें अभी तक जो मेरी मेहनत है, मैं ये जो अवार्ड भी लेकर आया हूँ और जितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसके पीछे जितनी मेहनत थी वो सर जाफ़र हुसैन साहब की थी, और मैं उनके लिए अल्लाह ताला उनको सेहत कामयाब दे। आमीन। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि कितना आप समझते हैं कि ये इन चीज़ों की पजीराई अभी बाकी रह गई है, रुझान कितना है, लोग समझते कितना है मौसीकी को, क्योंकि नई जनरेशन तो ऑटो ट्यून पे ही चल रही है। मसला यही है, ट्रेंडिंग पे जो सॉन्ग आ रहा है ना, वो ही ट्रेंड पे चलेगा, और सुनने वाले भी ट्रेंड ही सुनेंगे और उसको ही कॉपी करेंगे। अब मसला ये है कि ट्रेंड बहुत अजीब आ गया, रैप आ गया, फास्ट म्यूजिक आ गया है, तो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे चले गई हैं, इतनी ज़्यादा पीछे चले गई हैं कि इसको एक डिकेड्स चाहिए पूरा आगे आने के लिए।
और आप बहुत जैसा मुश्किल हो टैलेंट चुका है। चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए, आप जैसे सिंगर्स चाहिए जिसको प्रमोट करें, जिसको जिंदा रखे हुए हैं जिस तरीके से आप, हम आपके बड़े मशहूर हैं गुलाम कंबर के, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने हमारी जो सुबह है और हमारे नाजरीन की सुबह है उसे इतना खूबसूरत सुरों से भर दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभी ऐसे ही आपको हम जाने नहीं देंगे, हम ब्रेक पर जाएंगे लेकिन ना को आपके गाने के साथ छोड़े जाएंगे। छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबां को समझो जरा, छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबां को समझो जरा, रे छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, अरे छोड़ो भी गिला हुआ सो हुआ, लहरों की जुबां को जरा समझो, समझो क्या कहती है हवा, तुम नाराज हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब रुख करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के एक और शाहकार ड्रामे अर्श का जिक्र करते हैं जो आजकल ख़ास तौर पर नाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इसमें ख़ास तौर पर सोनिया हुसैन और समी खान की जो शानदार अदाकारी है उसने हर सीन को लाजवाब बना दिया है और ये दोनों जिस भी कैरेक्टर को कर रहे हैं उसमें जान डाल देते हैं और उसको अपने तरीके से करते हैं। क्या ऐसा ही है अली? बिल्कुल ऐसा ही है और आपको ज़रूर देखना चाहिए। अर्श का नाम भी लाजवाब है, कुछ झलकियां देखते हैं। सारा दिन जिस रिस्क के पीछे ख्वार हो तो वही सुकून से खाने को ना मिले तो क्या फायदा। तुम रिस्क के पीछे ख्वार होते हो तो तुम्हारी बेगम साहिबा किस लिए ख्वार होती फिरती हैं? औलाद का फर्ज वक्त पे अदा ना किया जाए ना तो माँ बाप गुनाहगार होते हैं। क्यों हमें गुनाहगार कर रही हो बेटा? उसकी मोहब्बत को कब्र में उतार कर उस पर नफरत की ढेरों मिट्टी डालने के बाद भी वो मरती नहीं है। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तुम। तो जनाब देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और अगर आपकी कोई एपिसोड मिस हो गई है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर तमाम मिस होने वाली एपिसोड्स आप देख सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और ख़ास तौर पर इन बारिशों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।